हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं पार्ट 2 JMI 2023 का PYQ। इससे पहले मैं पार्ट 1 सोल्व कर चुका हूं, जिसमें 1 से लेके 40 क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं। तो इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 सोल्व करने वाला हूं, 41 से लेकर के 100 क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर JMI का। जो वैसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 अभी तक वॉच नहीं किए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वॉच कर लेना। और इस वीडियो के अंदर मैं सोल्व करने वाला हूं पूरा कंप्लीट। तो आपको फाइनली PYQ जो होगा आपको कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास जो टाइमिंग है बहुत कम है JMI एग्जामिनेशन का, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करना, अच्छे से देखना और अच्छे से इसका PYQ सोल्व करना। कम से कम PYQ सोल्व करके ही जाना एग्जामिनेशन से पहले हर एक बच्चे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, और जो नए चैनल पर सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं 2025 जो बच्चे 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अगर आपको 2025 का इंस्टेंट आंसर की विद सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज आपको स्क्रीन पे एक मेल दिख रहा होगा, उस पे आप PDF बना के मेल कर देना, ताकि मैं तुरंत आपको इंस्टेंट आंसर की के साथ वीडियो सॉल्यूशन लेकर आऊं और आपको पता लग जाए कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं और सिलेक्शन होने के चांसेस है या नहीं है। पर डिटेल वाइज में आपको पता लग जाएगा। और मैं भी ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितने जाने वाली है और किस बच्चे का जो स्कोर है वो सेफ जोन में है या नहीं है। तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेल मिल जाएगा, तो वहां से आप PDF बना करके मुझे सेंड कर देना। आपको एक दिन के अंदर में आपको इंस्टेंट आंसर की और वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्वेश्चन 41 नंबर शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निन हाइड्रिन रिएजेंट जो है रिएक्ट विद अल्फा अमीनो एसिड टू गिव ए purple color in the reactions ninhydrin with phenylalanine which of the following responsible for this color। मतलब जब आप ninhydrin एक रिएजेंट है, उसको हम रिएक्ट करते हैं अल्फा अमीनो के साथ, मतलब कि अल्फा अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक पर्पल कलर देखने को मिलता है। वो आपको बताना है कि जो पर्पल कलर देखने को मिलता है वो कौन सी कंपाउंड से देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन, ये एक निनहाइड्रिन रिएजेंट है जिसको हम कलरलेस होता है। और ये आप देख सकते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड है, जिसमें आप अल्फा अमीनो एसिड में फिनाइलएलानिन भी ले सकते हैं, कोई भी अमीनो एसिड ले सकते हैं। तो ह्यूमन्स पर्पल कलर आपको देखने को मिलता है। आपको कंपाउंड जो है इसी कंपाउंड की वजह से पर्पल कलर देखने को मिलती है, तो इसका आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ए ट्राइपेप्टाइड इज कंपोज इक्वली एल वैलिन, एल टायरोसिन, एल अलानिन। ये तीनों क्या है? एक अमीनो एसिड है। जो वन मॉलिक्यूल इज हाउ मेनी आइसोमेरिक ट्राइपेप्टाइड ऑफ द काइंड में एग्जिस्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तीनों अमीनो एसिड है, इससे ट्राइपेप्टाइड कितने बनेंगे, इसके आइसोमर कितने बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो ट्राइपेप्टाइड एक शॉर्ट चेन होता है जिसमें 3 अमीनो एसिड का लिंक होता है। ट्राइपेप्टाइड एक शॉर्ट चेन होते हैं जिसमें 3 अमीनो का लिंक्ड होता है और तीनों अमीनो एसिड से एक आइसोमर बनते हैं। इस तरह से आपको 6 आइसोमर देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर आपका B करेक्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिन, टायरोसिन, अलानिन, फिर आपको वैलिन, अलानिन, टायरोसिन, फिर आपको टायरोसिन, वैलिन, अलानिन। इस तरह के आपको 6 आइसोमर देखने को मिलते हैं। सिंपल इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, 3 अमीनो एसिड से मिलकर एक ट्राइपेप्टाइड बनता है। तो 3 का फैक्टोरियल आप निकालोगे तो यहाँ पर आपको कितने आ जाएंगे, 3 × 2 × 1, मतलब आपको टोटल कितने आ जाएंगे, 6 आपको आइसोमर देखने को मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको 6 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज ए सेस्क्यूटार्पिन। तो पहले हम ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये नेचुरल प्रोडक्ट से पूछा गया है। हम समझेंगे सेस्क्यूटार्पिन होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप टायरपोनाइड्स पढ़ते हैं तो उसमें एक आइसोप्रीन यूनिट्स होता है। जो आइसोप्रीन यूनिट होता है वो 5 कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक आइसोप्रीन यूनिट होता है वो 5 कार्बन का होता है। तो एक आइसोप्रीन यूनिट को हम बोलते हैं टर्पेनॉइड्स के अंदर में हेमिटार्पिन, 2 आइसोप्रीन यूनिट को बोलते हैं मोनोटार्पिन, और 3 आइसोप्रीन यूनिट को बोलते हैं सेस्क्यूटार्पिन। तो क्वेश्चन पूछा गया सेस्क्यूटार्पिन मतलब कि 3 आइसोप्रीन यूनिट है, और एक आइसोप्रीन यूनिट में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। तो 3 आइसोप्रीन यूनिट में कितने होंगे, 15 कार्बन होंगे। तो आपको काउंट कर लेना है किस कंपाउंड के अंदर में 15 कार्बन है, तो ये कंपाउंड आपका B होगा। यहां तक काउंट कर लोगे 15 कार्बन देखने को मिलेगा। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द एसेंट टू रिएक्शन ऑफ 1-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन विथ रिएक्ट सोडियम मिथॉक्साइड, मतलब CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड यही होता है CH3ONA। इसको हम रिएक्ट जब भी करते हैं 1-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन के साथ, तो ये रिएक्शन हमेशा स्लो देती है, ठीक है। जब इसी में सोडियम मिथॉक्साइड की जगह पर हम सोडियम
सोडियम मिथॉक्साइड की जगह पे हम सोडियम आयोडाइड का रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन फास्ट होता है, क्योंकि आयोडीन जो आयोडीन होती है वो हमेशा क्या होता है, रिएक्टिव ज़्यादा होता है क्लोरीन से, तो उसी वजह से यहाँ पर रिएक्टिव फास्ट होगा। तो जब भी यहाँ पर देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर आप देख सकते हो कितना होता है, 3 मिथाइल 1 क्लोरोब्यूटेन है, तो यहाँ ब्यूटेन है, तो यहाँ पर 1 के पास क्लोरो है और यहाँ पर 3 के पास क्या हो, मिथाइल है। तो यहाँ पर जब भी कोई सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट होता है तो आयोडाइड जो माइनस होता है वो अटैक करता है और Cl माइनस निकल जाता है। तो जब Cl माइनस यहाँ पर रिएक्टिविटी, तो Cl माइनस निकलता है, यहाँ पर रिएक्टिविटी फास्ट होती है और यहाँ पर SN2 रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। SN2 रिएक्शन आयोडाइड आयन कन्वर्ट टू अल्काइल क्लोराइड, और ये जो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब भी Ri जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, RCl से। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, क्योंकि R जो आयोडीन होता है उसकी साइज ज्यादा होती है, तो R जो भी अल्केन होगा R की जगह पे, जो भी अल्काइल होगा R की जगह पे, वहां पर वो जो बॉन्ड बनती है वो वीक बनता है, वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, तो वहां पर रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। तो 44 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द रिएजेंट वुड बी अकॉम्प्लिश द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंपली मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैंने पहले PYQ फर्स्ट में करा रखा हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है, ये अल्किन्स है, यहाँ पर देख सकते हो। तो जब भी हाइड्रोबोरेशन होता है BH3 के साथ होता है, और इसकी जो होते हैं THF सॉल्वेंट होते हैं, और इसका साथ साथ आपको H2A2 देखने को मिलती है और बेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो होता ये है कि जो BH3 होता है वो किस में होता है, BH2 में जाता है, मतलब कि BH2 और H ऐसे अटैच होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली BH2 आएगा और यहाँ पर जो आएगा आपको H आएगा। जो BH2 होता है वो क्या है, हिंडर होता है, तो वहाँ पर लेस कार्बन हिंडर पे आएगा, और जैसे उसके बाद हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, वहाँ पर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, B2O6। मतलब BH3 का डायमर फॉर्म है B2O6, और यहाँ पर देख सकते हैं H2O2 और बेस है। तो इसका आंसर आपको 45 का सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रिएजेंट पहचानने को देखने को मिल जाती है इस तरह के क्वेश्चंस। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द बिलो रिएक्शंस। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है सिंपली ये है कि यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर आपको डायरेक्ट कोल्ड्रिन क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर SN2 रिएक्शंस हमेशा प्रोसीड नहीं करता है, यहाँ पर SN1, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जब भी इथेनॉल की बात आती है तो इथेनॉल क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर में होता है E1 और SN1 रिएक्शन होता है, E1 और SN1 रिएक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर वैसे भी जब कोल्ड्रिन निकलेगा तो कार्बोकटायन बनेगा, जब कार्बोकटायन बनेगा तो वहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और 3rd डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो इसमें नॉट ट्रू पूछा गया है, तो SN1 होता है लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट होता है। हाँ, इसमें SN2 नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी कि यहाँ पर SN2 रिएक्शंस नहीं होती है। हाँ, इसके अंदर इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होता है, ये भी सही है, और ये E2 एलिमिनेशन भी होता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू ए गुड लिविंग ग्रुप। मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कन्वर्ट नहीं करता एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप के अंदर में। तो कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को गुड लिविंग में कन्वर्ट नहीं करता। मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वीक लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा रिएजेंट होता है जो उसको स्ट्रॉन्ग लिविंग में, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है और वो आसानी से निकल जाता है। हमें बस रिएजेंट को पहचानना है। SOCl2 ऑप्शन में है। SOCl2 करता क्या है, जो कोल्ड्रिन है वो कोल्ड्रिन आसानी से निकल जाता है और वहां पर OH जो होता है एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप बन जाता है, और उसके बाद जो Cl माइनस निकलता है वही न्यूक्लियोफाइल बन के फिर से अटैक करता है, और वही जो बैड लिविंग ग्रुप था उसके बाद जो कन्वर्ट होता है गुड लिविंग में, वो आसानी से निकल जाता है। जहां पर आप थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे, कुछ इसी तरह मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है PbR3 से रिएक्ट किया, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके लोन पे अटैक करा, किसके, फास्फोरस के डी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर में Br निकल गया। जैसे ही Br निकला, यहाँ पर आप देखते हैं Br निकल गया। यहाँ पर आपको जो OH है एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट, मतलब लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया बैड लिविंग ग्रुप से, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद Br माइनस वही अटैक करता है वापस और ये लिविंग ग्रुप बन जाता है और निकल जाता है, और आपको SN2 रिएक्शन प्रोसीड होती है और आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो डज नॉट कन्वर्ट, कौन कन्वर्ट नहीं करता। आपको A कर जाता है, C कर जाता है और D कर जाता है, बट
बी नहीं करता है। सोडियम आयोडाइड डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करती है OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, मतलब कि गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2-3 डिग्री बाइसाइक्लिक क्लोराइड 1 और 2 दे रखा है। इसका ऑप्शन आपको बताना है। देखो जो 2 नंबर है वो रिएक्टिव ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर ब्रिजिंग नहीं है, 1 में ब्रिजिंग्स है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तो 2 जो होगा काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 से, तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 2 इज मोर रिएक्टिव देन 1 बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो 48 का डी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा कंसीडर द फ्लोइंग एसिड। आपका एसिड दे रखा है, एक ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है, एक सक्सिनिक एसिड दे रखा है, एक एडिपिक एसिड दे रखा है, एक गैल्यूटेरिक एसिड दे रखा है। तो यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ बताना है। तो पहले हम बात करेंगे ऑक्जेलिक एसिड के अंदर में 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन पे एक एसिड प्रेजेंट होता है, और सक्सेनिक में 4 कार्बन होते हैं, और एडिपिक में 6 कार्बन होते हैं, और गैल्यूटेरिक में 5 कार्बन होते हैं। तो कुछ हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये आपको ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड में क्या अटैच होते हैं, आपको C डबल बॉन्ड OH अटैच होते हैं, इस तरह से C डबल बॉन्ड OH अटैच होते हैं, और दोनों C डबल बॉन्ड OH होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जहां पर एसिडिटी और एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक एसिड के अंदर होता है। अब सक्सेनिक एसिड के बाद में इसमें 4 कार्बन होते हैं, जिसके अंदर बीच में आपको 2 कार्बन देखने को मिलता है, और टर्मिनल पे 2 एसिड देखने को मिलती है। यहाँ पर डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होगा उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा जितना ऑक्जेलिक एसिड कर पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, हाँ, उसके बाद आपको क्या होगा, सेकंड सबसे ज्यादा होगा, हाँ, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद आपको फोर्थ होगा, उसके बाद आपको सबसे लास्ट में थर्ड होगा। कि लास्ट में इसलिए थर्ड होगा कि 6 कार्बन इसके अंदर होते हैं, इसमें डिस्टेंस डिपेंडेंट सबसे ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना खींच नहीं पाता है। तो यहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाता है। तो एडीपी का सबसे लास्ट होगा, थर्ड का सबसे लास्ट किसमें है, सी ऑप्शन में है। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्जेलिक का सबसे ज्यादा हो जाएगा और एडीपी का सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्लासिफाइड एन एसिटल। एसिटल होता क्या है हम समझेंगे। एसिटल जो होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कीटोन ग्रुप है, एसिटोफिनॉन है। जब भी इसको अल्कोहल से हम रिएक्ट करते हैं तो हेमी एसिटल बनता है। हेमी एसिटल का मतलब एक OR होता है और एक OH होता है, ये हेमी एसिटल। फिर अगेन हम अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो वहां पर आपको एसिटल देखने को मिल जाते हैं। जो OH था वो OR में फिर से कन्वर्ट हो गया है। तो सिंपल एसिटल तभी होता है जो एक कार्बन छोड़ करके ऑक्सीजन अटैच होते हैं और उसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऐसा कंपाउंड है ऑप्शन में जो एक कार्बन छोड़ करके ऑक्सीजन अटैच है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है, एक कार्बन छोड़ करके ऑक्सीजन अटैच है, इसी को हम बोलते हैं एसिटल। ये पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कार्बन छोड़ करके है, यहाँ पर भी बहुत कार्बन है, मतलब ये आपका इसका जो ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक कार्बन छोड़ करके, इसी को हम बोलेंगे एसिटल। तो 50 का आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है द वेवलेंथ इज डिस्टेंस, the wavelength is the distance between 2 successive crests, ये सही ऑप्शन है। the frequency is the number of waves which pass a given point of 1 second, ये भी सही ऑप्शन है। the velocity of wave is the distance covered by the particular wave in 1 second, ये भी सही है। all electromagnetic waves have equal wavelength, ये गलत है। ये ऑल जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वेवलेंथ के इक्वल नहीं होते हैं। इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था नॉट करेक्ट, इसका मतलब ये है आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन इंक्रीज इफ, तो क्या वॉल्यूम सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है फॉर्मूला पाई इक्वल टू ICRT होता है। तो जैसे जैसे पाई मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल भी इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हाँ, वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम इसलिए डिक्रीज करेगा क्योंकि कंसंट्रेशन जो फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज करेगा, इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिपल पॉइंट आपको बेसिक है, आपको रिमेंबर होता है कि
ट्रिपल पॉइंट के अंदर में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने आपको बताया जब भी हीट कैपेसिटी होता है कांस्टेंट प्रेशर पे वो क्या होता है, एंथैल्पी होता है, डेलेच होता है, एंथैल्पी होता है। और जब भी एंथैल्पी होता है तो टेम्परेचर के साथ होता है, वो भी कांस्टेंट प्रेशर के साथ होता है। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया था। आपको पता है हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये सही बात है। हीट जो होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है, पाथ फंक्शन होता है। हीट कैपेसिटी भी स्टेट फंक्शन नहीं होता, ये भी सही है। नाइदर ऑफ दिस, यस, ये आपका सी करेक्ट हो जाएगी। ये दोनों में से कोई ऑप्शंस नहीं है, हाँ यही आपका नॉट करेक्ट है। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है एंथैल्पी का कांस्टेंट। इसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपली यहां पर देख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ OH आयंस फॉर्म द वाटर। मतलब जब भी हम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से हम रिएक्ट करते हैं तो पानी देखने को मिल जाती है, वाटर देखने को मिलती है। एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस आपस में रिएक्ट करके वाटर बनता है और वहां पर डेल्टा H इंथैल्पी होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टैंडर्ड इंट्रोपी होता है वो हमेशा 298 केल्विन पे होता है, या आपको हमेशा याद होना चाहिए, और 1 atm प्रेशर पे होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 298 केल्विन का मतलब कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पॉन्टेनियस, इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था, उसमें क्वेश्चन ये सेम मेंशन किया गया था कि डेल्टा H इक्वल टू टी, हाँ डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल H माइनस टी डेल S होता है। ठीक है, टी डेल S होता है, ये मैंने पहले भी कराया था। तो स्पॉन्टेनियस केस में हमेशा डेल्टा G जो होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप हमेशा इस डायग्राम को याद रखना। अगर इस डायग्राम को आप याद रखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। तो डेल्टा जब स्पॉन्टेनियस केस में ऑल टेम्परेचर के साथ आपको डेल्टा G नेगेटिव होगा और डेल्टा S पॉजिटिव होगा और डेल्टा H जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था डेल्टा G तो नेगेटिव होगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका ऑप्शन सिंपल एवोगाड्रो लॉ होता है। सिंपल इसका डिफिनेशन से है कि इक्वल वॉल्यूम होते हैं सभी गैसेस का जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल। जो फ्री पाथ होते हैं किसी भी गैस मॉलिक्यूल के, जो फ्री पाथ होता है, ट्रेवल होता है, तब होता है जब बिफोर कोलिजन होते हैं। तो बिफोर कोलिजन के टाइम में ही ये जो आपस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो फ्री पाथ में करते हैं। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो होता है, नायलॉन एक नेचुरल पॉलीमर नहीं होता, टेफ्लॉन भी नहीं होता, ग्लिप्टर भी नहीं होता, केराटिन एक नेचुरल पॉलीमर होता है। केराटिन जो होता है एक पॉलीमर होता है जो आपको बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है। और फिदर्स मतलब ये कि आप परिंदे जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उसके पंख में भी पाए जाते हैं। और हॉर्न्स मतलब कोई भी जानवर उसके जो सिंग होते हैं उसमें सिंग में भी केराटिन पाए जाते हैं। तो ये एक नेचुरल पॉलीमर्स होता है केराटिन। ठीक है, तो 61 का सी करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म। जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है वो किससे बनता है, तो अमीनो एसिड से बनता है। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 23 के अंदर में, काफी इजी क्वेश्चन थे। आपको 10 सेकंड के अंदर में आपका इसका सोल्व करना होता है कि काफी इजी क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो 100 क्वेश्चन के अंदर में। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड क्रॉकरीज। हाउस होल्ड क्रॉकरीज का मतलब ये होता है जो घरेलू बर्तन होते हैं वो जो बनाए जाते हैं वो किस पॉलीमर के यूज से बनाए जाते हैं। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की पॉलीमर से बनाए जाते हैं। जो घरेलू हमने देखे हो अपने घरों में जो घरेलू बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, घरेलू बर्तन जो होते हैं वो आपको बनाए जाते हैं मेलामिन
फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के अंदर में, तो इसका आपको नॉलेज होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो होते हैं वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, जो वाइडली यूज टू मेक हाउस होल्ड क्रॉकरी की जाती है, मतलब घरेलू बर्तन बनाने में यूज की जाती है, जैसे प्लेट्स हो गया, बॉल्स हो गया, कप्स हो गया, स्पून्स हो गया, इसमें बनाने में यूज करते हैं। तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने काफी बुक्स पढ़े होंगे, काफी पुराने बुक्स पढ़े होंगे, इंडस्ट्रियल बुक्स पढ़े होंगे, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलती है और ऐसे ही क्वेश्चन जेएमआई के अंदर में भी आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि जेएमआई के अंदर में ना पॉलीमर से क्वेश्चन काफी देखने को मिल जाती है। 24 में थोड़ा कम क्वेश्चन आया था, लेकिन हो सकता है कि 25 के अंदर में पॉलीमर से क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको पॉलीमर टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 64 में, बुना एस इज मेड अप। जो बुना एस जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? ब्यूटाडाइन और स्टाइलिन से मिलकर के ही बुना एस बनाया जाता है। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगी। डायरेक्ट ये क्वेश्चन रिमेंबर वाली बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुना एस जो एक सिंथेटिक रबर होता है जिसको हम बोलते हैं SBR। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर होता है जो बनाया जाता है 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से मिला करके बनाया जाता है। ये दोनों कंबाइन करके बनती है बुना एस, ठीक है। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन प्लेन स्टील। मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो प्लेन स्टील होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? तो बहुत कम होती है, लेस देन 2% होती है। इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। प्लेन स्टील जो होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन स्टील भी बोलते हैं, इसे मेटल मेड कॉस्टली आयरन, मतलब जो प्लेन स्टील होता है वो आयरन से ही मेन उसका बनाया जाता है विथ अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसके अंदर जो कार्बन होते हैं काफी स्मॉल परसेंट होते हैं, इसलिए होते हैं। अगर कार्बन ज्यादा होगा तो ये फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा, ये हमेशा हार्ड होगा। तो जो प्लेन स्टील होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसी वजह से कार्बन की जो मात्रा होती है क्वांटिटी कम होती है, ताकि इसकी हार्डनेस कम हो और फ्लेक्सिबल ज्यादा हो। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एक्चुअली वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मतलब SiO2 होता है जिसको हम सिलिका बोलते हैं, और बोरोन ट्राइऑक्साइड भी होता है। लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ और भी कंपाउंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड भी बोलते हैं और अल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये दोनों के अलावा दो और भी होते हैं, सोडियम ऑक्साइड भी होते हैं और अल्युमिनियम ऑक्साइड भी होते हैं। लेकिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं? सिलिका होते हैं और बोरोन ऑक्साइड होते हैं। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आप बी मत मार देना, सी मत मार देना कि मेन कंस्टिट्यूएंट की बात पूछा गया है एग्जामिनेशन के अंदर में, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इडमेंट डिग्रेडेशन जो टेक्निक होता है वो किसके लिए यूज की जाती है, किसके लिए हम इसके आगे हम फ्यूचर में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो सिंपली मैं बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए इस पे हम रिसर्च करते हैं। जो भी इडमेंट डिग्रेडेशन होता है इसे जो टेक्निक यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेथैलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा पॉलीमर बनता है जब हम इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड से हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तो आपको PET बनता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीइथाइलिन टेरेथैलेट बनता है। तो जब भी आप इथिलीन ग्लाइकोल को टेरेथैलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो पॉलीमर जो बनता है वो इसको बोलते हैं पॉलीइथाइलिन टेरेथैलेट। ये जो एक पॉलिस्टर होता है जो बनता है, कंडेंसेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन किससे कंडेंसेशन करते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड के साथ करते हैं। तो हमारा क्या बनता है? PET, मतलब कि पॉलीइथाइलिन टेरेथैलिक एसिड, ठीक है। तो 68 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज इनिशिएटर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। सिंपल क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। जब भी आप फ्री रेडिकल इनिशिएटर की बात करते हैं पॉलीमराइजेशन के अंदर में तो उसके अंदर आपको यूज की जाती है AIBN यूज की जाती है। ये जो आपका होता है यही यूज की जाती है इनिशिएटर के तौर पे। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है आइजोबिस आइसोब्यूटारोनाइट्राइल, AIBN का फॉर्मूला होता है, मतलब फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ए प्लास्टिसाइजर इज यूज्ड इन ए मटेरियल टू मेक सॉफ्टवेयर। मतलब कौन सी ऐसी प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं जो किसी मटेरियल को सॉफ्ट करती है? तो मैं बता दूं आपको, जो प्लास्टिसाइजर जो यूज होती है वो आपको एक नॉर्मली PVC हम यूज करते हैं पॉलीमर, उसमें क्या करता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ब्रिटलनेस को रिड्यूस करता है और मटेरियल को सॉफ्ट करता है। वो तब होती है जब लोअर TG होता है। लोअर TG का मतलब ये होता है जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो कम होती है, तभी भी कोई भी जो मटेरियल होती है वो सॉफ्ट होता है। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ईडीटी। ईडीटी क्या होता है? इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इसके अंदर पूछा गया था नंबर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर बताना है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप आंसर तुरंत कर दोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो होता है, नाइट्रोजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? यहाँ पर 1 2, तो इसका मतलब नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे। नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने होंगे? ऑक्सीजन यहाँ 1 2 3 4, मतलब टोटल 4 ऑक्सीजन डोनर होते हैं। ऑक्सीजन डोनर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 2 और 4 आंसर हो जाएगा। इसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं किसी भी कंपाउंड को एम्फोटेरिक हो, एसिडिक हो, बेसिक नेचर हो, ऑक्साइड के साथ यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंपाउंड है बेरिलियम, अल्युमिनियम, गैलियम, टीन, लेड, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, अल्युमिनियम, ये सारे क्या होते हैं? ऑक्साइड के साथ एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो बेरिलियम कहाँ पे है? यहाँ पर आपको बेरिलियम, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आप देख सकते हैं ये आपको ऑक्साइड के साथ क्या शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है। लेकिन जो आप ये देख सकते हैं ये कंपाउंड जो है, ये जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट ऑक्साइड के साथ क्या शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। ये आपको एसिडिक शो करता है, ये आपको एम्फोटेरिक शो करता है, ये आपको बेसिक शो करता है। किसके साथ? ऑक्साइड के साथ। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली क्या होता है? CaOCl2 होता है। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये कैसे बनता है? सिलेक्ट लाइम से हम जब क्लोरीन पास करते हैं तो आपको ब्लीचिंग पाउडर देखने को मिल जाती है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी हम बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, CaOCl2। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। आपको बताना है कौन सा जेटीडी इसमें फॉलो कर रहा है। तो मैंने पहले भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि जेटीडी कैसे पहचानते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से। जो अनसिमेट्रिकल होता है वही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन था और सेकंड ऑप्शन है उसी को हम थोड़ा सा एग्जांपल समझेंगे। बाकी आप खुद सी और डी खुद से एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो FeCN6 है, तो Fe+2 है। तो Fe+2 का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? तो पहले हम समझेंगे Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s2 3d6 होता है। सिंपली यही होता है। ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हम लूज करेंगे तो s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो आपको सिर्फ d6 बचेगा। तो d6 होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे d ऑर्बिटल के अंदर में। लेकिन यहाँ पर लिगेंड की हम थोड़ा ध्यान देंगे। लिगेंड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है उसमें क्या होता है? आपको पेयरिंग होता है, मतलब लो स्पिन होता है। यहाँ पर आपको पेयरिंग हो जाएगा। जब पेयरिंग हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जेटीडी फॉलो नहीं करेगा। जब बी ऑप्शन की बात करें तो कॉपर H2O6 से +2 है, तो कॉपर +2 होगा। तो नॉर्मली हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे तो यह होता है 4s1 3d10 होता है। ठीक है। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हम इलेक्ट्रॉन 2 निकालेंगे तो एक S से निकलेगा और एक D से निकलेगा। तो D10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो D9 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें फिल करेंगे, D ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप लिगेंड की बात करें तो लिगेंड एक वीक फील्ड है, तो आसानी से आपको क्या हाई स्पिन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करना होगा। और यहाँ पर आपको अनसिमेट्रिकल देखने को मिलेगा, मतलब ये जेटीडी को फॉलो कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आप सी और डी खुद एक बार कैलकुलेट कर लेना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। तो 74 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ डायग्राम दे रखा हूँ, यहाँ पर आप डायग्राम से समझ सकते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो जो रेड लाइन वाला है वो क्या है? आपको सिमेट्रिकल है। जो भी रेड लाइन का है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल सिंपली तब होता है जो हाफ फील्ड होता है और फुल फील्ड होता है, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, या T2G हो या EG के अंदर हो। जो ब्लैक वाला है वो अनसिमेट्रिकल है। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्नालाइट मिनरल्स। जो कार्नालाइट के जो मिनरल फॉर्मूला होता है सिंपली होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, ट्राइक्लोराइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका ऑप्शन आपको सी करेक्ट हो जाएगी। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए।
76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द स्पीसीज विच हैज द सीसॉ शेप। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में। केमिकल बॉन्डिंग से 1 से 2 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी शेप निकालने के पूछेगा, कभी ज्योमेट्री निकालने की पूछेगा, कभी हाइब्रिडाइजेशन के पूछेगा, कभी बॉन्ड एंगल के बारे में पूछेगा। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है। तो सीसॉ शेप आपको बताना है। तो सिंपली हम पहले सबको कंपाउंड को स्ट्रक्चर डिनोट करेंगे सब। हाँ, तो हर कंपाउंड को हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो XCO4 है, तो XCO4 सिंपली क्या होता है, 4 फोल्डीन है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। नॉर्मली हम फोल्डीन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने 4 फोल्डीन हो गए। बट जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक 2 लोन पेयर देखने को मिल जाएगा। और जब 2 लोन पेयर देखने को मिले, कितने इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये sp3d2 है, मतलब ये टेट्राहेड्रल, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है। और आपको पता है जब भी ऑक्टाहेड्रल केस होता है और वहां पर आपको 2 लोन पेयर देखने को मिलते हैं, तो वो आपको क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर प्लेनर है, मतलब XCO4 एक स्क्वायर प्लेनर है। लेकिन SF4 जो होते हैं वो एक TVP ज्योमेट्री होती है और इसके साथ एक लोन पेयर हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से, तो इसी का आपको सीसॉ शेप होगा। इसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 76 का अमोनिया एक टेट्राहेड्रल होगा और ClF4 जो होगा ये भी एक स्क्वायर प्लेनर ही शेप होगा। ClF4 भी एक स्क्वायर प्लेनर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CM पर Cl है, 4 आपको फोल्डीन देखने को मिल जाएगी, 4 फोल्डीन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और कोल्डीन के पास आपको 8 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर भी आपको 2 लोन पेयर देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी स्क्वायर प्लेनर आपको देखने को मिल जाएगा शेप। और इसके ज्योमेट्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा उसका बी करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर सिंपली मैं बता दूं, यहाँ पर अमोनिया है, PH3 है, आर्सेनिक H3 है और TF और NF3 है। तो यहाँ बता दूं, यहाँ पर ड्रैगो रूल से आप समझ सकते हैं ड्रैगो रूल में क्या होता है, जिसकी बॉन्ड एंगल हमेशा 90 के आसपास होती है और सबसे कम होता है ड्रैगो रूल के हिसाब से बॉन्ड एंगल। तो यहाँ से पहचान सकते हैं। तो जो सेकंड पीरियड का होता है और थर्ड पीरियड का होता है, सेकंड और थर्ड पीरियड का होता है, तो जो सेकंड पीरियड को छोड़ करके जो थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है वो ड्रैगो रूल को फॉलो करती है। तो थर्ड पीरियड से आपको जितना नीचे चले जाओगे उसका बॉन्ड एंगल कम होता है, लेकिन उसके ऊपर जो सेकंड पीरियड होगा उसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा होती है। तो PH3 और आर्सेनिक वाला बॉन्ड एंगल कम होगा, लेकिन अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये दोनों कंपेरिजन में। लेकिन यहाँ NF3 की बात करें तो A और B की हम बात करें, NF3 और अमोनिया का, तो बॉन्ड एंगल तब पर भी अमोनिया का ज्यादा होगा, क्योंकि इसलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इसकी ज्यादा होगी। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम होता है। इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है 101 के आसपास होता है और इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है 107 के आसपास होता है। इसलिए इसका आपका बी करेक्ट हो जाएगी आंसर, बॉन्ड एंगल हाईएस्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 78 नंबर में, ट्राई बेसिक एसिड। तो ट्राई बेसिक एसिड जो होता है सिंपली मैं बता दूं H3PO4 में होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सब समझ सकते हैं। बेसिक का मतलब जो OH निकल सकता है, तो एक OH, 2 OH और एक 3 OH, इसी को बोलते हैं ट्राई बेसिक। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। तो रेडियम के अंदर में आपको डीके प्रोडक्ट बताना है। तो सिंपल ये होता है, जब भी हम रेडियम को न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं तो वहां पर ये होता है कि वहां पर आपको अल्फा डीके देखने को मिल जाती है। और अल्फा डीके में क्या होता है, हीलियम्स देखने को मिल जाती है। अल्फा डीके को ही हम हीलियम्स बोलते हैं। और जब भी अल्फा डीके करते हैं तो आपको रेडॉन देखने को मिल जाती है। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डज नॉट फॉर्म क्लेथरेट कंपाउंड। क्लेथरेट कंपाउंड होता क्या है पहले हम समझेंगे। क्लेथरेट कंपाउंड आर एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और केज लाइक स्ट्रक्चर उसी नोबल गैस से बनाता है जिसकी साइज जो होती है वो ज्यादा होती है। जिसका लार्जर नोबल गैस होते हैं, जिसका साइज जो होता है नोबल गैस से ज्यादा होता है, वही केज लाइक स्ट्रक्चर बना पाता है और उसी को बोलते हैं हम क्लेथरेट कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हीलियम होता है और नियोन होता है, इसकी साइज छोटा होता है, ये केजला का स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। इसलिए यहाँ पर क्लेथरेट जो होगा वो कौन फॉर्म नहीं करेगा, वो हीलियम नहीं करेगा और नियोन नहीं करेगा। तो ऑप्शन में हीलियम तो नहीं है बट नियोन है। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। बाकी जो उसके नीचे जो दे रखा होता है आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, वो एक साइज बिग होती है, बड़ा होती है, लार्जर होता है, जिसकी वजह से वो केजला का स्ट्रक्चर बनाता है। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो मैं बता दूं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाती है। समारियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होता है, इसलिए क्योंकि जो समारियम होता है वो +2 में स्टेबल नहीं होता है। और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, डोनेट कर दे। तो समारियम जो होता है +2 में स्टेबल नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Sm+3 में कन्वर्ट हो जाता है और Sm+3 काफी ज्यादा स्टेबल होता है। और इसकी जो SRP होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा होता है। तो समारियम का नेगेटिव हाईएस्ट होता है, जिसकी वजह से जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा समारियम का होगा, उसके YB का होगा, फिर यूरोपियम का होगा। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, IUPAC ने बताना है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया प्लस, बट प्लस नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी, सबसे पहले हम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको ब्रोमीन -1, क्लोरीन -1, अमोनिया न्यूट्रल 0 और नाइट्रेटो -1। तो कितना हो जाएगा -1 -1 -1 -3, और -3 में से एक घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आपको +2 देखने को मिल जाएगा। अब कैसे होगा आप इसको कैलकुलेट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो प्लेटिनेट आएगा वो कितने आएंगे, +2 आएंगे। तो जब नेगेटिव होता है तो प्लेटिनेट होता है, जब पॉजिटिव होता है तो प्लेटिनम होता है, IUM जुड़ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे अल्फाबेटिकल। तो यहाँ पर ब्रोमो है, क्लोरो है, अमीनो है। तो इसमें अल्फाबेटिकल किसका आता है, पहले तो A का आता है, फिर B का आता है, फिर C का आता है, उसके बाद D का आता है। तो A फॉर अमीनो, तो अमीने है, अमीनो नहीं तो अमीने होता है, तो अमीने। B फॉर ब्रोमो, C फॉर क्लोरो और N फॉर नाइट्रेटो और N प्लेटिनेटो। N प्लेटिनेट मतलब ये हो जाएगा, N का मतलब ये है कि जो नाइट्रेटो अटैच होता है वो N से अटैच होता है, नाइट्रोजन से अटैच होता है, ऑक्सीजन से अटैच नहीं होता है, तो N प्लेटिनेट होता है, नोट प्लेटिनेटो, N प्लेटिनेट। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका B करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज्ड ए फिक्सर फोटोग्राफ। फिक्सर फोटोग्राफ के अंदर जो कंपाउंड हम यूज करते हैं वो, जिसको हम यूज बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के अंदर में ही फिक्सर फोटोग्राफ का हम कंपाउंड को यूज करते हैं। और सोडियम थायोसल्फेट जो फॉर्मूला होता है Na2S2O3, मतलब कि Na2H2O3 इसका कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, इसी को बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। इसका आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपली ये होता क्या है, जब भी हम सोडियम थायोसल्फेट को सिल्वर हाइलाइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, एक सोलूबल कॉम्प्लेक्स बनता है जो वाटर के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, सोलूबल हो जाता है। और सोलूबल होने के बाद जो सिल्वर हाइलाइट होता है वो आसानी से निकल जाता है। और जब सिल्वर हाइलाइट निकल जाता है, जो फोटोग्राफर बनती है, जो इमेज बनता है, उसका फिल्म बनता है, वो क्या बनता है, फिक्स बनता है। तो उस कंपाउंड को जब हम यूज करते हैं, वो किस कंपाउंड को यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, जो एक हाइपो सॉल्यूशन होता है। इसका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 84 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स डू नॉट ओबे EAN। EAN क्या होता है, EAN होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे हम निकालते हैं EAN, एक्चुअली EAN को आप अगर निकालना है तो आप 18 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करके भी हम इस कंपाउंड को आंसर दे सकते हैं, कौन फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन हम EAN समझते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। इफेक्टिव एटॉमिक जो नंबर होता है, सिंपली क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का आपको एटॉमिक नंबर ऐड करना होता है। जब भी एटॉमिक नंबर ऐड करने के बाद जो नोबेल गैस के बराबर आता है वही फॉलो करती है EAN। अगर जो नोबेल गैस के बराबर नहीं आता है वो फॉलो नहीं करती है। तो पहले हम ऑप्शन ए को हम कैलकुलेट करते हैं, PdCl4 2- और NiCl4 2- होता है। तो प्लेटिनम जो होता है वो 46 एटॉमिक नंबर होता है। क्लोरीन जो होता है, डोनर एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 4 क्लोरीन है तो 4 हो जाएंगे। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो 52 आएगा, मतलब 46 + 4 और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब वो एडिशन हो रहा है, तो वो भी हम ऐड करेंगे तो 52। तो 52 जो हो रहा है किसी भी नोबेल गैस के बराबर नहीं है, मतलब 36 मतलब क्रिप्टन नोबेल गैस के बराबर नहीं है। तो ये EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉलो नहीं कर रही है। तो NiCl4 जो होता है उसके केस में निकल 28 एटॉमिक नंबर होता है और क्लोरीन डोनर +1 होता है, 4 क्लोरीन है तो 4 हो जाएगा। आप इसे ऐड करो 34 आएगा। तो ये भी मतलब आर्गन का मतलब नोबेल गैस का बराबर नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये
EAN को रूल को ओबे नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है। इससे आप 18 इलेक्ट्रॉन को रूल से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? प्लेडियम जो होता है वो निकल का फैमिली का है, तो निकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4:3d8 होता है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 कोलिन होता है कितना? 14, और 14 to 16 ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी सेम वही हो जाएगा, 10 और 14 और 2 16 ये भी 16 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को 18 इलेक्ट्रॉन रूल से फॉलो करके निकाल सकते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में निकलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा नहीं निकलता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसी हिसाब से आप सोल्व करना है। 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आपको दो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसके बीच में बताना है कि डिफर क्या हो सकती है। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स को थोड़ा इसके बारे में इलेबरेट करेंगे, हाँ उसको अच्छे से समझेंगे क्या कॉम्प्लेक्स में क्या डिफर है। तो यहाँ पर FeCN6 4- है और FeH2O6 2+ है। तो पहले हम बात करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की। तो यहाँ पर Fe+2 आएगा। तो जब भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आयरन का 4:3d6 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो s ऑर्बिटल से निकलेगा, तो सिंपली d6 होगा। यहाँ पर साइनाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा। तो जब पेयरिंग होगा तो पेयरिंग होने के बाद यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा। तो यहाँ पर इनर ऑर्बिटल देखने को मिल जाती है, इसकी हाइब्रिडेशन जो होता है D2sp3 होता है, ठीक है। और ये जब पेयरिंग होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, और इसके अंदर डी ट्रांजिशन भी होता है लो स्पिन के अंदर में, और इसके अंदर कलर भी देखने को मिलता है और कलरलेस भी होता है। तो अब हम सेकंड कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे उससे हम, तो इसमें भी वही है Fe+2, इसमें भी 3d6 होगा, बट ये वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें हाई स्पिन होगा, मतलब पेयरिंग नहीं होगा। जब पेयरिंग नहीं होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करेंगे, इसकी जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d2 हो जाएगा। ये आउटर ऑर्बिटल होंगे, ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है, और इसके अंदर डी ट्रांजिशन होगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप कर रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपली इसके अंदर जो डिफर हो रही है वो हाइब्रिडाइजेशन डिफर हो रहा है, दोनों अलग है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट डिफर हो रहा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ पर आपको कलर डिफर हो रहा है। तो यहाँ पर डिफर जो हो रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी हो रहा है और कलर भी हो रहा है। तो ऑप्शन डी भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। तो बट आंसर की में आपको बी दे रहा है या डी दे रहा है, तो बट जो मेजर जो डिफर हो रहा है वो डी आपको हाइब्रिडाइजेशन होता है और मैग्नेटिक मोमेंट होता है। कलर को हम उतना देखते नहीं है, मेन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। लेकिन आंसर की में अगर आपको बी दे रखा तो बी भी हो सकता है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको जेसे सॉल्ट का फॉर्मूला है, ये कंपाउंड आपको जेसे सॉल्ट दे रखा है। मैं आपको बता दूं जेसे सॉल्ट आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैंने कराया हूं। जेसे सॉल्ट जो होता है यहाँ पर आप देखिए आपका स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंपली जो प्लेटिनम होते हैं वो +2 चार्ज में होते हैं। क्या होते हैं? +2 चार्ज के अंदर में देखने को मिल जाती है, और ये हमेशा पेयरिंग होता है तो डायमैग्नेटिक होता है, तो पैरामैग्नेटिक तो हो नहीं सकता है। ये हमेशा 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, तो 18 तो ये हो नहीं हो सकता है। ये हमेशा जब पेयरिंग होगा तो आउटर ऑर्बिटल ना होकर के इनर ऑर्बिटल होगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, वो आपको स्क्वायर प्लेनर होता है, DsP2 होता है। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन शो बोथ फेसियल एंड मेरिडोनल। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगी, ट्राइग्लाइसिनेटो कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ट्राइग्लाइसिनेटो कोबाल्ट जो होते हैं इसके अंदर फेसियल भी होता है, मेरिडोनल भी होता है। फेसियल मतलब लगातार फेस की तरफ सेम कंपाउंड होते हैं, और मेरिडोनल के अंदर में आपको ट्रांस पे कंपाउंड देखने को मिल जाता है। तो ये इसलिए होता है, इसके अंदर जो होता है ग्लाइसिन होता है, जो बाइडेंटल लिगेंड होते हैं, जो 2 डिफरेंट अरेंजमेंट शो करता है। इसी वजह से यहाँ पर आप कंपाउंड देख सकते हैं, इसके अंदर आपको फेसियल एंड मेरिडोनल देखने को मिल जाती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन NO3 और NO2+ और अमोनिया। इसको आपको बताना है क्या नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं NO3- का और NO2+ का और अमोनिया का, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का। तो NO3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा नाइट्रोजन कितने होंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 और 1 3, मतलब ये इसकी जो नाइट्रोजन को होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हो जाएगा। और इसका क्या होगा नाइट्रोजन का, sp हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो sp हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है ये sp3 हो जाता है, क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों काउंट करते हैं, सॉरी sp3 हो जाएगा। 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 4 1 लोन पेयर, तो sp3 हो जाएगा। तो पहला में क्या होगा sp2, तो sp2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसके बाद sp है, उसके बाद यहाँ पर sp3। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ClO3, XeO3 और SO3 क्या होते हैं, क्या पिरामिडल स्पीसीज होते हैं क्या शेप के अंदर। तो बताना ये है कि तीनों कंपाउंड जो दे रखे हैं इसमें से तीनों में से कौन सा जो होता है वो पिरामिडल शेप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ClO3। तो यहाँ पर हम ClO3 के हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ClO3 जो होता है कोलिन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिंपली क्या करता है, कोलिन जो होता है डबल बॉन्ड यहाँ से एक ऑक्सीजन से बनाएगा, यहाँ से बनाएगा और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बनाएगा, नेगेटिव यहाँ पर होता है। तो कितने बॉन्ड हो गए, 2 2 4 1 5, एक लोन पेयर आते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन कोलिन में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका शेप होता है एक पिरामिडल शेप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये जो फर्स्ट ये तो पिरामिडल होगा। XeO3 जो होता है ये भी आप देख सकते हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी आपको डबल बॉन्ड होते हैं और ये भी आपको क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इसका लोन पेयर होता है। तो ये भी एक पिरामिडल शेप होता है। जब हम SO3 की बात करेंगे तो SO3 S डबल बॉन्ड होंगे और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होंगे और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होंगे। इसलिए सल्फर जो होता है इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो 6 होती है। तो ये आपको जो होता है ये पिरामिडल शेप नहीं होता, ये क्या होता है, प्लेनर शेप होता है। तो यहाँ पर आपको SO3 नहीं होगा क्योंकि ये प्लेनर शेप होता है, पिरामिडल नहीं होता है। तो ये दो ऑप्शंस हो जाएंगे ClO3 माइनस और XeO3। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा विच वन ऑफ द नेचुरल अकरिंग ट्रांजिशन मेटल हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। तो जो नेचुरल अकरिंग होता है वो ऑस्मियम मेटल होते हैं और इसका जो डेंसिटी होती है सबसे ज्यादा होता है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन पूछा था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग जो होता है एनर्जी वो D3 के केस में बताना है कि वैनेडियम +2, क्रोमियम +3 और मोलिब्डेनम +3 डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना CFEC वैल्यू। तो CFEC जो वैल्यू होती है वो 5D सीरीज का सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर ध्यान रखना 5D सीरीज का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 4D का होता है, उसके बाद 3D का होता है। तो यहाँ पर 4D सीरीज दे रखा है मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम का सबसे ज्यादा CFEC वैल्यू होगा। तो यहाँ पर कहाँ मोलिब्डेनम का सबसे ज्यादा, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्रोमियम होगा, उसके बाद वैनेडियम होगा। इसका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगी। 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन अल्कली मेटल इन डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया ए डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। सिंपल ही बात, सही बात है। जब भी हम अल्कली मेटल के साथ हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, लिक्विड अमोनिया से डिसॉल्व करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है एक ब्लू कलर देखने को मिल जाती है सॉल्यूशन, ठीक। जो ब्लू कलर जो देखने को मिल जाती है वो सिंपल आपको देखने को मिल जाती है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट में जो अमोनिया निकलता है NH3 देखने को मिल जाती है जो निकलता है, यही आपको होता है सॉल्यूशन। ये जो इलेक्ट्रॉन बन के निकलते हैं इसी को बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी। 93 नंबर क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ FeFe मतलब मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है एंड टर्मिनल CO मतलब Fe3CO12 का एक कंपाउंड है, इसका आपको बताना है मेटल मेटल बॉन्ड। और इसके बीच में बताना है कि जो टर्मिनल पे जो कार्बोनिल अटैच है, CO अटैच है, वो कितने हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर से समझेंगे, तो पहले उससे पहले हम मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे। तो मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे फॉर्मूला होता है 18N इंटू माइनस 18N हो गया माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 होते हैं, ठीक है। तो पहले हम N क्या होता है, कितने मेटल अटैच है, तो 3 मेटल अटैच है तो N = 3 हो जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे कि Fe3 है, मतलब कि Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Fe जो होता है 4:3d6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन एक में होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 24 हो जाएगा। तो 24 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं, जो CO कार्बोनिल होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 × 2 24। तो कितना हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 48 हो जाएंगे। तो 18 × N 54 - 48 अपॉन 2 मतलब आपको 3 देखने को मिल जाएगा मेटल मेटल बॉन्ड। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब उसके हम बात करेंगे टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड टर्मिनल कार्बोनिल कितने हैं। तो एक यहाँ पे 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 टोटल 9 हो गए। बट यहाँ पर एक और है, तो ये एक 9 एक 10 होता है। बट ये जो कार्बोनिल है एक ब्रिजिंग पे है, ये टर्मिनल पे नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करना, ये ब्रिजिंग पे है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी आपको ब्रिजिंग पूछ देगा कार्बोनिल कितने हैं, कभी कभी पूछ देगा आपको टर्मिनल कार्बोनिल कितने हैं। तो टर्मिनल कार्बोनिल कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पर 10 और 3 मतलब कि फर्स्ट जो मेटल मेटल बॉन्ड होगा 3 होगा और जो टर्मिनल कार्बोनिल होगा वो 10 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर गलत हो गया है, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन पूछेगा 1 मोल ऑफ Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन द रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर।
ये क्वेश्चन ये पूछा गया जब मैग्नीशियम नाइट्राइड को हम वाटर के साथ हीट करते हैं, ट्रीट करते हैं एक्सेस में, तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिल जाता है और अमोनिया गैस देखने को मिल जाती है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछा गया 1 मोल अमोनिया, 1 मोल नहीं मिलता, आपको 2 मोल अमोनिया गैस देखने को मिल जाती है। आपको सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन पूछे द जनरल फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट प्रेजेंट साइक्लिक सिलिकेट, तो सिंपल इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। SiO3n के पावर 2 माइनस 2n, SiO3n 2n माइनस होता है, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ग्लास, आपको सिंपली बताना है कि कौन सा कंपोनेंट है जो ग्लास का नहीं होता है। मतलब बता दो कॉमन जो कंपोनेंट होता है ग्लास का वो SiO2 होता है, सिलिका होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बट क्वेश्चन में पूछा नोट, तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, NaCl नहीं होता है। 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द बॉन्ड ऑर्डर, हाँ द बॉन्ड ऑर्डर फॉर द फ्लोइंग मॉलिक्यूल 3, मतलब कौन सा ऐसे कंपाउंड है जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं। तो सिंपली होता है N2 का 3 होता है, आपको ही पता है बॉन्ड ऑर्डर कितने होते हैं, 3 होता है N2 का, और CO का भी 3 ही होता है बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी 3 होता है, 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी और NO प्लस का भी 3 बॉन्ड ऑर्डर होती है, ठीक है। तो इसका 97 का बी करेक्ट हो जाएगी, ओके। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर में 4f सबसेल आता है तो उसके बीच में क्या होती है, पुअर शिल्डिंग होती है, और पुअर शिल्डिंग की वजह से यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल जाती है, मतलब इम्परफेक्ट शिल्डिंग आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड जो फॉर्मूला होता है CaC2 होता है, इसके बीच में बताना कार्बन कार्बन के बीच में नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टक, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया 2024 में क्वेश्चन भी आ रखा है। इसके बीच जो होते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 100 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है द कम्प्लेक्स आयन विच हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फ्लोइंग, मतलब ये क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आप निकालोगे, जिस कंपाउंड के अंदर में, जिस कम्प्लेक्स के अंदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से देख सकते हैं निकेल अमोनिया है, तो अमोनिया जो होता है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर जो निकेल होगा वो किस में होगा, कितने में होगा, +2 में होगा, और +2 में होगा तो D8 का केस आएगा, और D8 केस में पेयरिंग होगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बी ऑप्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन में यही पर है, यहाँ पर कोबाल्ट +3 है। तो जब कोबाल्ट +3 में होता है तो मैक्सिमम जो होते हैं लिगेंड वो स्ट्रॉन्ग फील्ड शो करते हैं, कुछ लिगेंड को छोड़ करके, जैसे फोल्ड्रीन, कोल्ड्रीन, ब्रोमीन, आयोडीन, N3-, SCN-, ये सब छोड़ करके सब के सब जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड शो करते हैं। किसके केस में, कोबाल्ट +3 के केस में। तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करेंगे तो ये आपको D6 देखने को मिल जाएगा। कोबाल्ट जो नेचुरली होता है, कोबाल्ट जो होता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है 4:3D7 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको D6 देखने को मिल जाएगी। तो ये भी आपको पेयरिंग हो जाएगा, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। जब डी ऑप्शन की हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन में जो दिया गया है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा निकेल +2, और यहाँ पर भी आपको क्या होगा, D8 होगा, ये भी पेयरिंग होगा। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन में आपको कोबाल्ट जो होगा वो +3 में देखने को मिलेगा, तो +3 में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो लिगेंड है वो फोल्ड्रीन है। मैंने आपको बताया कि जो कोबाल्ट +3 होते हैं मैक्सिमम जो लिगेंड होते हैं उसके चांसेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड शो करता है, वहाँ पर पेयरिंग हो जाती है मैक्सिमम लिगेंड के अंदर में। बट कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें वीक फील्ड शो करते हैं, जिसमें फोल्ड्रीन, कोल्ड्रीन, ब्रोमीन, आयोडीन, N3- और SCN2- होते हैं, इसमें होते हैं। तो यहाँ पर फोल्ड्रीन है, यहाँ पर एक वीक फील्ड शो करेगा, और जब वीक फील्ड शो करेगा तो यहाँ पर D6 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फील्डअप आप करोगे तो सिंपली इलेक्ट्रॉन जो फील्डअप होगा वो आपको सिंगली इलेक्ट्रॉन फील्डअप होगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगी।
तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको इस वीडियो के अंदर में मैंने 2023 का PYQ करा दिया हूं। तो सब मैक्सिमम तो मैक्सिमम आपको PYQ कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज वीडियो को लोगों तक शेयर करो। आपके पास टाइम कम है तो आप प्लीज वीडियो को जरूर देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको बहुत फायदा रहेगी। PYQ करके ही जाना, आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो सभी तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट 14 मई को एग्जामिनेशन के लिए JMI का। अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से एग्जामिनेशन में अच्छे से एग्जामिनेशन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, ज्यादा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आपके पास 90 मिनट रहेंगे, उसमें आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करना। सबसे पहले जितना इजी क्वेश्चन हो उसी को सोल्व करना, जो लेंदी क्वेश्चन हो जिसमें आपको टाइम वेस्ट करा सकता है वो क्वेश्चन को सोल्व मत करना, क्योंकि उसके आपको जो होते हैं वो OMR शीट होते हैं, उसमें भी आपको टाइम चाहिए फिल करने में। तो उसी हिसाब से आप टाइम को मैनेज करके जाना एग्जाम में। तो 70 क्वेश्चन भी आप टच कर देते हो 100 क्वेश्चन में, तो आप सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। तो कट ऑफ आपको गारंटी नहीं है, क्वेश्चन इजी रहेगा तो कट ऑफ हाई भी जा सकती है, और क्वेश्चन टफ रहेगा तो कट ऑफ डाउन भी जा सकती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।